हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के पार्ट 1 में हिमालयन माउंटेन और नॉर्थर्न प्लेन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। हिमालय का हमने एक तो लैटिट्यूड डिवीज़न भी स्टडी कर लिया था जिसमें हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक स्टडी करा था। लैंगिट्यूड डिवीज़न भी स्टडी कर लिया था जिसमें हमने पंजाब, कुमाऊँ, नेपाल और असम हिमालय को डिस्कस करा था। नॉर्थर्न प्लेन को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। नॉर्थर्न प्लेन में हमने पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन को स्टडी करा था और फिर हमने इसके अंदर भांगर, खादर और तेरई जैसे रीजन्स को भी स्टडी कर लिया था। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल फीचर है वो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक पेनिनसुलर पीस ऑफ लैंड है, ऐसा पीस ऑफ लैंड जो 3 साइड से जो हमारा पानी से घिरा हुआ है। एक तो ये अरेबियन सी से घिरा हुआ है, वेस्ट साइड से, ईस्ट साइड से घिरा हुआ है ये बे ऑफ बंगाल से, और इधर साउथ में हमारा है इंडियन ओशियन। तो इंडिया पेनिनसुलर है, तो इंडिया का जो लोअर पार्ट है, साउथ का रीजन है, यहाँ पर कुछ प्लेट्यूज क्या होती हैं, जैसे सपोज अगर ये जो कॉपी का पेस है ये अगर हमारा नॉर्थर्न प्लेन है तो ये एकदम प्लेन रीजन है, इसमें ज़्यादा उबड़ खाबड़ कुछ नहीं है। और जो प्लेट्यूज होते हैं वो ऐसा स्लोपी एरियाज होता है जो हर तरफ से उठा हुआ होता है, हर तरफ से ये उठा हुआ होता है, इसका कुछ स्लोप होता है। और जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन था वो एकदम प्लेन एरिया था। तो ऐसे ही जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है ये हमारे पूरे साउथ में फैले हुए हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड जो थोड़ा ऊपर है, नॉर्थ साइड में लाई करता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड। दूसरा हमारा है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू बिल्कुल नीचे लाई करता है, हल्का हल्का सा ट्रेंगुलर शेप का है। और तीसरा छोटा सा है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। तो ये हमने बात करी अभी तक पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पहला पार्ट है वो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, तीसरा हमारा है छोटा नागपुर। ये क्या है, ये एक स्लोपी एरियाज के लैंड है, थोड़े उठे हुए लैंड है, उभरे हुए लैंड है हमारे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंट्रल हाईलैंड को। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मलवा प्लेट्यू। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको सेंट्रल में, ये हमारा है सेंट्रल हाईलैंड। ये लाई करता है नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। नॉर्थ ऑफ का मतलब यानी कि ऊपर लाई करता है। तो ये आप जो देख रहे हैं डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर से जो रिवर बह रही है, इसको अगर हम नर्मदा रिवर मान लें, ये नर्मदा रिवर है, तो इसके ऊपर लाई करता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड। और जो मलवा प्लेट्यू का एरिया है वो भी इसने काफ़ी ज़्यादा कवर कर रखा है। द विंध्य रेंज इज बाउंडेड बाई सतपुरा रेंज ऑन द साउथ। तो ये जो विंध्य रेंज है ये साउथ में, इसके जो नीचे मिलती है हमें सतपुरा रेंज मिलती है। सतपुरा रेंज क्या है, ये भी छोटे छोटे पहाड़ों की एक श्रृंखलाएं हैं, जो घाटियों की श्रृंखलाएं हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं सेंट्रल हाईलैंड में। तो सेंट्रल हाईलैंड में सतपुरा रेंज है जिसके ऊपर लाई करती है वृंदावन रेंज। और अगर इसके आप वेस्टवर्ड एक्सटेंशन में चले जाएँ, इसके थोड़े वेस्ट में जाएंगे तो हमें इधर अरावली के हिल्स मिलने लगेंगे, अरावली के पहाड़ मिलने लगेंगे। और अगर उसके भी थोड़े आगे जाएंगे तो इधर हमें राजस्थान वाला एरिया मिलने लगेगा, जो थार डिजर्ट वगैरह है वो मिलने लगेगा हमें सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में। द विंध्य रेंज इज बाउंडेड बाई सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो अरावली हिल्स मिल जाएंगे, सतपुरा रेंज के ऊपर हमें मिलने को वृंदावन रेंज मिल रही है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन मर्ज विद राजस्थान। और अगर हम वेस्ट में जाते जाएंगे तो हमें इधर राजस्थान देखने को मिल जाएगा। द रिवर्स इन दिस एरिया, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेंट्रल हाईलैंड की प्लेट्यू रीजन है इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स हमें देखने को मिलती हैं चंबल, द सिंध, द बेतवा, द केन। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी ये रिवर हैं ये फाइनली फ्लो कर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ये बे ऑफ बंगाल में क्यों फ्लो कर जाती हैं, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है ये थोड़ा बे ऑफ बंगाल की तरफ इंक्लाइंड है। जैसा कि हमने कहा था ये स्लोपी एरिया है, तो ये सेंट्रल हाईलैंड थोड़ा हल्का सा बे ऑफ बंगाल की तरफ इंक्लाइंड रहता है, इसलिए जो ये बेतवा, चंबल, सिंध और केन है ये फ्लो होते होते फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती हैं। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड भागेलखंड। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है इसके ईस्ट का पार्ट, ये असम स्टेट के पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो हमें एरिया देखने को मिलता है इसको लोकली बुंदेलखंड और भागेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्टडी करा हमने सेंट्रल हाईलैंड को। सेंट्रल हाईलैंड क्या है, सेंट्रल हाईलैंड पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक पार्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट रिवर्स देखी, इसके वेस्ट में लाई करता है हमारा अरावली के हिल्स और राजस्थान जो थार डिजर्ट है। इसके साउथ में यानी कि इसके नीचे हमारी नर्मदा नदी बहती है। और इसके ईस्ट में अगर जाएँ तो हमें बुंदेलखंड और भागेलखंड जैसे एरिया देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है पेनिनसुलर का वो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू है ये थोड़ा हल्का सा दिखने में शेप में ट्रायंगुलर लैंडमास जैसा दिखता है। ट्रायंगुलर लैंडमास
दैट लिव्स साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। तो जो ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ये नर्मदा रिवर के नीचे आता है, और जो सेंट्रल हाईलैंड था वो नर्मदा रिवर के ऊपर आता है। जो चीज़ ऊपर आती है उसको बोलते हैं नॉर्थ में। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में यानी कि ऊपर मिलता है सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा रिवर के नीचे यानी कि साउथ में हमें देखने को मिलता है डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू हमें साउथ में देखने को मिलता है नर्मदा रिवर के द सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ। तो इसके जो डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर हमें सतपुरा रेंज मिलती है, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड जो है वो डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर है, और क्योंकि सतपुरा रेंज डेक्कन प्लेट्यू में है तो वो इसके ऊपर हमें देखने को मिलती है। सतपुरा रेंज इसकी कहाँ लाई करती है? नॉर्थ में लाई करती है। और जो इम्पोर्टेंट जो पहाड़, जो घाटियाँ इम्पोर्टेंट पहाड़ देखने को मिलते हैं हमें इस रीजन में, इसके जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि अगर हम इसके ईस्टवर्ड में जाएं, अगर इसके ऊपर जाएंगे तो हमें सतपुरा रेंज मिलेगी। इसके जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाएं, यानी कि अगर हम एमपी की स्टेट की तरफ चले जाएं तो हमें महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स देखने को मिलेंगे, जो कि मध्य प्रदेश की स्टेट में लाई करते हैं। और अगर थोड़ा ईस्टवर्ड में जाएंगे तो हमें माइकल रेंज देखने को मिल जाएगी। जो माइकल रेंज के हिल्स हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन में लाई करते हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू के अगर आप ऊपर जाएंगे नॉर्थ में तो नर्मदा रिवर मिलेगी, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सतपुरा रेंज मिलेगी। अगर ईस्टवर्ड में चलना स्टार्ट कर देंगे तो मध्य प्रदेश की स्टेट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और माइकल रेंज देखने को मिलेगी। माइकल का कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ रीजन में भी आता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो डेक्कन प्लेट्यू का एक तो इस साइड का एरिया ये वेस्टवर्ड एरिया है और ये ईस्टवर्ड एरिया है। तो यहाँ पर जो प्लेट्यूज हैं, जो घाट हैं हमारे, जो घाट हैं, जो वेस्टर्न घाट हैं, वो ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में थोड़े बड़े हैं, इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। ये लगभग 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर की हाइट होती है, और ईस्टर्न घाट वालों की हाइट लगभग 600 मीटर की होती है। तो जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट से थोड़े हायर हैं, इसीलिए ये स्लोप बनता है। यानी कि जो वेस्टर्न घाट है वो हमारे ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट थोड़े नीचे हैं, इसलिए एक ये स्लोप बन जाता है। इसलिए जो ज़्यादातर जो रिवर्स होती हैं वो हमारी बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती हैं। रिवर के फ्लो को भी बहुत अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम, उसमें हम रिवर के फ्लो को फिर से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फिर से ये बातें जिंदा हो रही होंगी कि सेंट्रल प्लेट्यू और हाईलैंड वगैरह, तो ये वहाँ पर भी रिवाइज हो जाता है एक बार। तो ये हमने बात करी अब तक डेक्कन प्लेट्यू में हमने बात कर ली कि ये वेस्ट के में हाई होते हैं और ईस्टवर्ड में थोड़े झुके हुए होते हैं, थोड़े हाइट कम होती है, इसीलिए ये स्लोप क्रिएट होता है। तो इसी के चलते जो इसके जो घाट है उसको हमने दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है। जो वेस्ट साइड है वो है हमारे वेस्टर्न घाट, जो ईस्ट साइड है उनको हमने बोला है ईस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्ट साइड को मार्क करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की, जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्ट साइड को मार्क करते हैं। जो वेस्ट साइड में जो हिल्स है, वो जो घाट है उनकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, वो लगभग 900 से 1600 मीटर की है। जो ईस्टर्न साइड के घाट हैं उनकी हाइट थोड़ी कम है, इसीलिए स्लोपी एरिया क्रिएट हो जाता है, और जो वाटर है वो जो रिवर्स है वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती हैं। वेस्टर्न घाट की जो इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें अन्नामुड़ी पीक्स देखने को मिलती है। तो ये हमने बात करी कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की, जो कि एक डेक्कन प्लेट्यू का फीचर है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा द डेक्कन ट्रैप रीजन। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं ये मेनली फॉर्म कैसे हुए हैं? ये मेनली फॉर्म हुए हैं जो इग्नीशियस रॉक्स थी। इग्नीशियस रॉक कौन सी रॉक होती हैं कि इनमें क्या हुआ, ज्वालामुखी रहे होंगे, तो उन ज्वालामुखी जब फटे होंगे तो उनसे बहुत सारा लावा निकला होगा, और जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो इग्नीशियस रॉक को फॉर्म करता है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका एक बहुत मेजर पार्ट जो है वो इग्नीशियस रॉक से फॉर्म हुआ है, और धीरे धीरे क्या होता है इग्नीशियस रॉक की वेदरिंग हो जाती है। वेदरिंग यानी कि वो टूट जाती हैं। तो बारिश के साथ, रिवर के फ्लो के साथ, सालों साल वर्ष के बाद जो डेक्कन प्लेट्यू का काफ़ी जो चट्टानें थी वो टूट गई हैं। तो उसके टूटने के बाद बनी है ब्लैक सॉइल। इसको हम एग्रीकल्चर चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो बनती है इग्नीशियस रॉक के डिकम्पोजिशन और इग्नीशियस रॉक के वेदरिंग से, यानी इग्नीशियस रॉक के टूट जाने से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्लैक सॉइल है वो हमारी कॉटन के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती है। इसको हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं कि जो कॉटन की फसल होती है वो हमारी ब्लैक सॉइल में ही ज़्यादा देखने को मिलती है, और यहाँ पर मिनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बात थी डेक्कन ट्रैप रीजन की, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू का एक रीजन है जो इग्नीशियस रॉक से बना है, जिसकी वेदरिंग के बाद ब्लैक सॉइल बन जाती है, और ब्लैक सॉइल हमारी कॉटन की जो खेती होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आती है। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेघालय और जो असम साइड का एरिया है, जो बिल्कुल हटका हुआ एरिया है, वो भी एक्चुअली पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन है। तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मतलब कहाँ पे तो वो असम जैसी स्टेट है और कहाँ पर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब इंडिया फॉर्म हुआ था, जब गोंडवाना आइलैंड, यानी मैंने बताया था एक पीस ऑफ लैंड था, गोंडवाना आइलैंड जब ओशन में फ्लो होते होते जब टकराया था
तो टकराने से ही जब वो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं तो उसी टाइम पर जो ईस्ट वाला पार्ट है, जो मेघालय वाला पार्ट है, वो डिटैच्ड हो गया था। पहले इससे जुड़ा हुआ था, फिर डिटैच्ड होके पानी के साथ फ्लो होके फिर इधर ईस्ट में पहुंच गया। तो आपसे कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि ईस्ट वर्ल्ड में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उनका कौन सा रीजन इसका पार्ट रहा था। तो मेघालय वाला पार्ट जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट रहा था, लेकिन वो डिटैच हो गया था जब गोंडवाना आइलैंड से इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये बात करी हमने डेक्कन ट्रैप रीजन्स की। प्लेट्यू को हमने जान ही लिया था, प्लेट्यू क्या होते हैं, हायर स्लोप के रीजन्स होते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है द इंडियन डिजर्ट। तो डिजर्ट क्या होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं जो मेजर डिजर्ट है वो हमें देखने को मिलती है राजस्थान के साइड में। जो थार डिजर्ट है, जो इंडिया का लार्जेस्ट डिजर्ट है, वो भी हमें राजस्थान में देखने को ही मिलता है। तो जो डिजर्ट होते हैं इनमें रेनफॉल बहुत कम होती है, 150 mm से भी कम रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। वेजिटेशन यहाँ पे एक तो एरिड क्लाइमेट होता है, ज़्यादातर रेत होती है, वेजिटेशन भी बहुत पुअर होता है। और यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो होती भी कैसी है, ज़्यादातर कांटेदार होती हैं, कैक्टस वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जो कैक्टस वगैरह होते हैं इनकी तो पत्तियाँ होती नहीं है और इनमें कांटे होते हैं, इसलिए होते हैं ताकि ये एवापोरेशन को मिनिमम कर सकें, क्योंकि इन्हें सर्वाइव करना है तो इनके पास पानी बहुत कम है। तो जब एरिया कम होगा एवापोरेशन के लिए तो इनका जो पानी का लॉस है वो कम होगा, इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन में बहुत कम देखने को मिलती है, रेनफॉल बहुत कम होती है। और यहाँ पर सैंड ड्यून्स बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं। तो सैंड ड्यून्स क्या होता है, जैसे कि अगर ये राजस्थान का एरिया है तो यहाँ पर बहुत सारी रेत होगी, तो जब हवा चलती है तो क्या होती है, रेत उड़ती रहती है हवा के साथ, और फिर जब हवा की स्पीड कम हो जाती है तो वो रेत एक जगह पर ऐसे जम जाती है, तो ऐसे छोटे छोटे पहाड़ बना लेती है, रेत के पहाड़ बना लेती है, उसको बोलते हैं हम सैंड ड्यून्स। जो इम्पोर्टेंट बात है कि बर्चन्स क्या होता है, आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज बर्चन्स। तो बर्चन भी सैंड ड्यून्स हैं, बस ये क्रिसेंट शेप के सैंड ड्यून्स हैं। तो ये सैंड ड्यून्स जैसे कि रेत फ्लो कर रही है, अगर रेत ट्रायंगुलर शेप में अगर गिर गई तो वो बन जाता है हमारा नॉर्मल सैंड ड्यून्स। क्रिसेंट क्या होता है, जैसे कि चंद्रमा होता है, तो जब इस टाइप का आर्क के फॉर्म में जब ऐसा चंद्रमा फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रिसेंट मून। तो जब रेत फ्लो होती है और अगर ऐसी रेत फ्लो हो गई कि आर्क के फॉर्म में उन्होंने एक ऐसा बना लिया, ये आप स्लाइड्स में देख सकते हैं, तो जो आर्क के फॉर्म में ऐसे सैंड ड्यून्स बनते हैं 3D आर्क के फॉर्म में, उनको बर्चन्स बोलते हैं। तो बर्चन्स क्या है, ये सैंड ड्यून्स ही हैं जो क्रिसेंट शेप में बन जाते हैं। और अगर डिजर्ट की बात करें तो डिजर्ट में बहुत सारी छोटी रिवर्स तो फ्लो होती हैं, पर कोई बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स इसमें फ्लो नहीं होती हैं जो पूरे एक स्टेट को क्रॉस कर जाएं। इसीलिए जो यहाँ पर एक सिंगल रिवर है, लूनी रिवर, सिर्फ लूनी ही एक ऐसी बड़ी नदी है जो पूरा एक रिवर सिस्टम बना लेती है, पूरे स्टेट को राजस्थान की क्रॉस कर जाती है। तो इंडियन डिजर्ट में याद रखने की बात यह है कि थार डिजर्ट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट है, यहाँ पर लो रेनफॉल होती है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, जो रेत के पर्वत बन जाते हैं। और बर्चन्स टम्स क्या होता है, जो क्रिसेंट शेप के सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, उनको बर्चन्स बोलते हैं। और यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है डिजर्ट एरिया में, तो सिर्फ लूनी रिवर ही है एक बड़ी रिवर जो इस डिजर्ट एरिया में फ्लो करती है। डिजर्ट के बाद जो अगला फीचर है हमारा वो है कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, वापस आते हैं मैप में, जो इस साइड अरेबियन सी है हमारा, ये अरेबियन सी है। और इसके बाद हमारा आ जाता है डेक्कन प्लेट्यू, जो हमने देखा था इधर, ये वेस्टर्न घाट है। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच का जो थोड़ा बहुत एरिया जो हमें बचता है, ये होता है हमारा कोस्टल प्लेन। जैसे कि हमारे जो गोवा के बीच हैं, मुंबई के जो बीच हैं, वो हमारे आते हैं कोस्टल प्लेन में। तो जैसा कि नेचर लव सिमेट्री, जैसा कि हमने देखा था, अगर वेस्टर्न घाट है तो फिर ईस्टर्न घाट भी हैं, तो उसी तरीके से दो प्लेन्स में हमने डिवाइड कर रखा है। जो वेस्ट साइड है वो है हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो ईस्ट साइड पे हैं वो है हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो साउथ जो हमारे ईस्टर्न साइड पे है, इधर भी कुछ कोस्टल प्लेन्स हैं, बीचेस वगैरह अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं अपने कोस्टल प्लेन्स में, हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिस्कस करते हैं। जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो कि एक सैंडविच है बिटवीन अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में एक छोटा सा एरिया है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो ये जो ऊपर का पार्ट है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं नॉर्थन कोस्टल प्लेन। इसको जो हमने बोला है नॉर्थन पार्ट इसका है, एक तो नॉर्थन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और जो बीच का है इसको बोला है हमने सेंट्रल स्ट्रेच, और जो नीचे का है उसको बोला हमने साउथर्न पार्ट। तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है अपने पूरे जो वेस्टर्न का कोस्ट है, हाइट के बेसिस पर, एल्टीट्यूड के बेसिस पर। तो जो नॉर्थन पार्ट है जो सबसे ऊपर लाई करता है, ये हमारा लाई करता है मुंबई से लेकर गोवा के तक, मुंबई से लेकर गोवा तक लाई करता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कोंकण रीजन भी इसी में लाई करता है। तो मुंबई से गोवा के बीच में जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको हमने बोला है नॉर्थन पार्ट। इसके बाद आता है हमारा सेंट्रल स्ट्रेच, यानी कि जो बीच का एरिया है, जिसमें हमारा कन्नड़ प्लेन लाई करता है। इसमें हमारा जो कर्नाटका साइड का एरिया जो कन्नड़ प्लेन लाई करता है वो हमारा करता है सेंट्रल स्ट्रेच में।
और साउथर्न स्ट्रेच यानी कि जो बिल्कुल नीचे का रीजन है, नीचे का एरिया है, वो हमारा लाई करता है साउथर्न प्लेन में मैलेबर कोस्ट होता है। तो कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, जो घाट और जो अरेबियन सी के बीच का एरिया बचा है थोड़ा बहुत, उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। जो हमारे बीच होते हैं, गोवा के बीच हो गए, मुंबई में जैसे कुंभ का रीजन होगा वहाँ के बीच हो गए। तो ये बात करी हमने वेस्टर्न कोस्ट की। वेस्टर्न कोस्ट के बाद बात करते हैं हम ईस्टर्न कोस्ट की, यानी कि जो ईस्ट साइड पे जो कोस्टन्स है, जैसा कि नेचर लव सिमेट्री वेस्टर्न पर कोस्ट है, तो ईस्टर्न पर भी कुछ कोस्ट अवेलेबल हैं। ईस्टर्न कोस्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो नॉर्थर्न पार्ट और दूसरा जो नॉर्थर्न पार्ट है, नॉर्थर्न पार्ट में हमारा लाई करता है नॉर्थर्न सिरकार हो गया, और जो साउथर्न पार्ट है, साउथर्न पार्ट में लाई करता है कोरोमंडल सिरकार। और जो ईस्टर्न साइड की जो हमारा कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं। नदियाँ क्यों बहती हैं, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू का जो स्लोप है वो थोड़ा ईस्टर्न साइड में झुका हुआ है। जो वेस्टर्न घाट है हमारे वो कंटिन्यूस हैं और उनकी जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है, और जो ईस्टर्न साइड के जो घाट है वो थोड़े डिसकंटिन्यूस हैं, उनकी हाइट थोड़ी कम है, इसलिए जो रिवर्स होती हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर जाती हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर फ्लो कर जाती हैं। तो कौन कौन सी बड़ी नदियाँ यहाँ पर फ्लो करती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो ईस्टर्न साइड पे फ्लो करती हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो ईस्टर्न साइड में जो इम्पोर्टेंट एक लेक है, लेक चिल्का। तो लेक चिल्का पूछा जा सकता है कि लेक चिल्का कहाँ पर लाई करती है, तो लेक चिल्का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ईस्टर्न कोस्ट में कौन सी लेक लाई करती है, तो चिल्का लेक ईस्टर्न कोस्ट में लाई करती है। और तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जो रिवर्स का सिस्टम है, अगर आपको अभी याद नहीं है तो उसको हम ड्रेनेज में एक बार दोबारा पढ़ रहे होंगे। तो ये बात कर ली हमने कोस्ट की। अब इसके बाद जो अगला हमारा फिजिकल फीचर आता है वो आता है आइलैंड। तो आइलैंड क्या होता है, आइलैंड हमारा होता है वो पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से हमारा पानी से घिरा हुआ है। पानी से यानी ओशन से घिरा हुआ हो सकता है, रिवर से भी घिरा हुआ हो सकता है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ होना चाहिए। तो जैसे कि जो अरेबियन सी है, इसके बीच में छोटे छोटे जो कुछ आइलैंड का ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप को जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है उसको हम बोलते हैं आर्किपेलागो। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज आर्किपेलागो। तो आर्किपेलागो जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो अरेबियन सी के साइड जो आर्किपेलागो है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। और जो बे ऑफ बंगाल के साइड जो आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आइलैंड से पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा, व्हाट इज एन आर्किपेलागो। तो आर्किपेलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक सिंगल आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप होता है। आइलैंड क्या होते हैं, ऐसा पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कुछ ज्योग्राफिकल थ्योरीज में कुछ आइलैंड ऐसे हैं वो जो माउंटेन का पार्ट है, यानी कि मान लीजिए एक पर्वत है जो बहुत बड़ा है, जिसका मेजर पार्ट पानी के अंदर है, पर उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो पानी के बाहर है, तो उसको हमने आइलैंड मान लिया। तो ऐसा भी कुछ आइलैंड हैं। फिलहाल तो हम इंडिया के आइलैंड की बात करें तो जो अरेबियन सी के साइड आइलैंड है वो है लक्षद्वीप, और जो हमारे बे ऑफ बंगाल के साइड आइलैंड है वो है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड हमने जाना कि ये हमारे वेस्टर्न साइड पे अंडमान एंड निकोबार जो हमारे वेस्टर्न साइड पे आइलैंड है लक्षद्वीप वो हमारे है अरेबियन सी के पास, और जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो हमारे लाई करते हैं ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के पास। लक्षद्वीप इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड अर्लियर नॉन एज लैकद्वीप, मिनोशॉय एंड अमिंदवी। तो जो लक्षद्वीप है, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, तो 1973 के पहले इन आइलैंड के अलग अलग नेम होते थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि लक्षद्वीप एक आइलैंड था, मिनोशॉय एक आइलैंड था और एक अमिंदवी एक आइलैंड था। जो ग्रुप थे इनके अलग अलग नेम थे, पर 1973 में इनको फिर इकट्ठा एक नाम दे दिया गया। 1970 में जो पूरा आर्किपेलागो था इसका कलेक्टिवली एक नाम रख दिया गया लक्षद्वीप। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइलैंड से अगर पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जाएगा कि किस ईयर में इस आर्किपेलागो था जो अरेबियन सी का, उसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। तो वो रखा गया था 1973 में। इंपॉर्टेंट बात और दूसरी कर लें तो ये पूरे आइलैंड को मिलाकर जो लक्षद्वीप का एरिया है वो बहुत कम है, 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये पूरे आइलैंड फैले हुए हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, यानी जो फॉरेनर्स आते हैं उनको वीज़ा वगैरह मिलना, यहाँ के जो टिकट्स वगैरह मिलना, वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है हमारा कवरावती में हमारा ये सारा काम होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप के किस आइलैंड में एक बर्ड सेंचुरी है। तो जो पिति आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड में एक आइलैंड पिति है, तो यहाँ पर पिति आइलैंड में एक बर्ड सेंचुरी भी है, वो अनहेबिटेबल है, वहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं, वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है, यानी वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बर्ड्स रहती हैं। दूसरा हमारा जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये हमारा लाई करता है
साउथर्न ईस्टवर्ड में, और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड। ये भी एक आर्चिपेलागो है, डिफरेंट आइलैंड का, बहुत सारे आइलैंड का ये ग्रुप है। तो जो अंडमान आइलैंड है वो थोड़े ऊपर लाई करते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो ऊपर वाले आइलैंड है वो अंडमान है यानी कि ऊपर लाई करते हैं, और जो साउथ में जो नीचे को लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं निकोबार आइलैंड। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमने सारे फिजिकल फीचर को डिस्कस करा, हिमालयास को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा, नॉर्थर्न प्लेन को डिस्कस करा, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमने सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू और छोटा नागपुर रीजन को डिस्कस कर लिया। छोटा नागपुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस नहीं करा। इंडियन डिजर्ट में हमने देख लिया, इंडियन डिजर्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, एक तो लूनी रिवर पे बनेगा, बर्चन्स पे बनेगा, और रेनफॉल वगैरह पे बन सकता है थोड़ा बहुत कि यहाँ पर रेनफॉल कैसी होती है। जो कोस्टल प्लेन्स थे उसमें हमने देखा कि अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न घाट हैं। इन्हें हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रखा है, नॉर्थर्न पार्ट, सेंट्रल स्ट्रेच और साउथर्न पार्ट। और फिर उसके बाद जो ईस्टर्न घाट है उनको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्थर्न पार्ट और सदर्न पार्ट। इंपॉर्टेंट रिवर्स हमने डिस्कस कर ली, और वहाँ पर देखा कि ईस्टर्न पार्ट में चिल्का लेक भी है जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद आइलैंड में हमने देखा कि जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं उनको आर्किपेलागो बोला जाता है, बहुत सारे आइलैंड एक साथ होते हैं। अरेबियन सी के पास जो आइलैंड है वो बहुत सारे आइलैंड थे, 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है लक्षद्वीप का वो हमारा होता है कोवती में, और जो यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है जो कि पिति आइलैंड में है। जो बे ऑफ बंगाल है वो भी 2 आइलैंड वहाँ पर मतलब ग्रुप है आइलैंड का, एक अंडमान एंड निकोबार। जो नॉर्थ के जो ऊपर की तरफ है वो अंडमान आइलैंड है, जो नीचे की तरफ है वो निकोबार आइलैंड है। तो आइलैंड वाले टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आर्किपेलागो पूछा जाता है कि आर्किपेलागो क्या है, और ये पूछा जाता है कि किस ईयर में लक्षद्वीप का नाम पड़ा था, मतलब इस ग्रुप ऑफ आइलैंड को लक्षद्वीप नाम दिया गया था, तो 1973 में दिया गया था। बर्ड सेंचुरी किस आइलैंड में है, तो वो लक्षद्वीप की स्पीति आइलैंड में है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो हमारा कवरत्ती में होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकलता है, जो हिमालयास होते हैं, हिमालयास जो हमारे होते हैं वहाँ से हमारी जो रिवर्स होती हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स होती हैं वो निकलती हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट हमारे हिमालय साइड में है, और हिमालय हमारे लिए क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम क्लाइमेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नॉर्थर्न प्लेन है, नॉर्थर्न प्लेन हमारा फर्टाइल लैंड है, ये पूरे हमारे जो देश की जो एक भूख है, जो फूड आइटम्स की डिमांड है उसको हेल्प करने में मीट करता है। तो हिमालय से रिवर निकलती है, रिवर से नॉर्थर्न प्लेन बनता है, नॉर्थर्न प्लेन से हमें खाने को मिलता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमें मिलते हैं, ब्लैक सॉइल मिलती है, और काफ़ी मिनरल्स हैं यहाँ पर, जो चट्टानें होती हैं मिनरल्स की वो भी हमें प्लेट्यूज रीजन में मिलती हैं। डिज़र्ट है, हमने डिस्कस करा कि डिज़र्ट भी एक बहुत अच्छी लोकेशंस है जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, लूनी रिवर फ्लो करती है। इसके बाद हमने कोस्टल प्लेन्स देखा कि कोस्टल प्लेन्स में हमें क्या होता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं, जो बीचेस अवेलेबल होते हैं। कोस्टल फूड हमें कोस्टल प्लेन से मिलता है, जो सी फूड होता है। और आइसलैंड भी एक क्या है, टूरिस्ट स्पॉट है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो हमारे आइलैंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होता है। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा काफ़ी डिटेल में कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा दोनों पार्ट्स में। तो फाइनली चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।